नाज़रीन, आज कल पाकिस्तान में मीर जाफ़र के बड़े नारे लगाए जा रहे हैं कि मीर जाफ़र कौन है और वो क्या करते थे। आज मैं आपको बताता चलूं कि बर-ए-सग़ीर की तारीख़ के बारे में हमारा तासुर ये है कि अंग्रेज़ सफ़ारतकार थॉमस रो हिंदुस्तान में तजारत का इजाज़तनामा हासिल करने की गर्ज़ से मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में पेश हुआ। वहाँ उसने जहांगीर को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से राम किया। भोले भाले जहांगीर ने तिजारत की इजाज़त दे दी। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी और फिर उस कंपनी ने इत्मीनान से पूरे बर-ए-सग़ीर पर कब्ज़ा कर लिया। हकीकत में चाहे ऐसा ही हुआ हो, मगर इस सारे काम में अंग्रेज़ों को लगभग 200 साल लग गए और इस दौरान उन्हें मकामी हुक्मरानों से कई जंगें लड़नी पड़ी। वैसे तो इन तमाम जंगों की कहानियाँ काफ़ी सबक आमोज़ हैं, मगर एक जंग ऐसी है जिसके किरदारों का हवाला आजकल बहुत ज़ोर शोर से दिया जा रहा है। तो ज़रा देखते हैं उस जंग के किरदार आखिर कौन थे। सन 1750 तक ईस्ट इंडिया कंपनी बर-ए-सग़ीर में अपने पंजे गाड़ चुकी थी। मदारस में कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को डिप्टी गवर्नर मुकर्रर किया ताकि वो कंपनी के दुश्मनों का मुकाबला करके कंपनी की सियासी ताकत में इजाफा कर सके। नवाब सिराजुद्दौला उस वक्त बंगाल का नया गवर्नर था, जिसकी शोहरत एक अज़ियत पसंद शख्स की थी और जो ताकत और इक़्तिदार के लिए पागल और जनूनी समझा जाता था। इसके पागलपन का ये आलम था कि वो महज अपनी तफरीह की खातिर आम लोगों की कश्तियों को दरिया में डबो दिया करता था, और ऐसा वो तब करता जब उनमें सवार अक्सर लोग तैरना नहीं जानते थे। अयाशी का भी रसिया था। वो न सिर्फ अपने जर्नैलों के साथ तौहीन आमेज़ रवैया रखता था, बल्कि अपने फाइनेंसर्स की भी बेइज्जती कर देता था, जिनमें उस वक्त के एक अहम ख़ानदान जगत सेठ के लोग भी शामिल थे। सन 1756 में सिराजुद्दौला अपने 70,000 सिपाहियों के साथ कलकत्ता में दाखिल हुआ। वहाँ का नालायक गवर्नर रॉजर ड्रैक उसका मुकाबला न कर सका। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में खूब लूट मार की। अंग्रेज़ कैदियों को उसने एक तंग सी जगह पर बंद कर दिया, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। बहुत से लोग उसमें दम घुटने से मर गए। इस वाक़े ने कंपनी की चोलें हिला दी। अंग्रेज़ अशराफिया ने चूँकि कंपनी के हिस्स में सरमायाकारी कर रखी थी, इसलिए कंपनी के अफसरान का मुस्तकबिल कंपनी के साथ वाबस्ता था। इन हालात में कंपनी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना हर अंग्रेज़ की अवलीन तरजीह बन गई। तारीख़ के इस मोड़ पर रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी 3 रेजिमेंट के साथ सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया। ये पहला मौका था कंपनी ने किसी हिंदुस्तानी नवाब के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता जंग छेड़ी। यूँ दरी असना जगत सेठ का ख़ानदान, जो सिराजुद्दौला के रवैये से उससे नालां था, कंपनी से जा मिला और सिराजुद्दौला के इराक़ी जर्नैल मीर जाफ़र के पलड़े में अपना वज़न डाल दिया ताकि इसे सिराजुद्दौला की जगह नवाब बनाया जा सके। इस काम के लिए सेठों ने रॉबर्ट क्लाइव को रिश्वतें भी दीं, जो उस वक्त बखुशी कबूल कर लीं, और अपने अफसरों को कायल किया कि सिराजुद्दौला को हटाना कंपनी के आइन मफाद में होगा। सन 1757 में जंग पलासी हुई। पलासी के मैदान में अचानक मानसून बारिशों की वजह से जंग का पूरा नक्शा ही बदल गया। कंपनी के सिपाहियों को इस बात का अंदाज़ा था, सो वो अपने हथियारों को खुश्क रखने में कामयाब रहे, जबकि सिराजुद्दौला की फ़ौज को नए जंगी हथियारों का तजर्बा नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। सिराजुद्दौला 25 बरस की उम्र में मारा गया। उसकी जगह गद्दार मीर जाफ़र नवाब बन गया, जबकि रॉबर्ट क्लाइव को जगत सेठों ने यूरोप का अमीर तरीन शख्स बना दिया। जंग पलासी का एक नतीजा ये भी निकला कि मुग़ल हुक्मरान कंपनी के तमाम शराइत मन्नो अनमानने पर मजबूर हो गए। कंपनी के अख्तियारात और मरात में इजाफ़ा हो गया और इस ज़मीन में हासिल करने के लिए हकूक़ भी हासिल हो गए। मीर जाफ़र और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान मफादात का ताल्लुक़ तो कायम हो गया, मगर ये ताल्लुक़ ज़्यादा देर तक न चल सका। मीर जाफ़र इस बात का इदराक न कर सका कि अब वो किसी मुतलकुल अनान नवाब के साथ नहीं, बल्कि एक कारपोरेट बोर्ड के साथ मामला तय कर रहा है। इसी वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने अपने खतूत में मीर जाफ़र को उमर रसीदा अहमक लिखा करता था। मीर जाफ़र एक अनपढ़ नवाब था जो थोड़ी बहुत चालाकी तो जानता था, मगर मजमूई तौर पर वो एक अनाड़ी लीडर साबित हुआ।
बंगाल मीर जाफ़र के दौर में मज़ीद अनारकी में चला गया। कंपनी ने मीर जाफ़र की इस जगह के दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। बाद में कंपनी और मीर कासिम में भी जंग हुई। सन 1764 में बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को अंग्रेज़ों के हाथों शिकस्त हुई। मीर कासिम मैदान जंग से भाग गया और बाद अज़ां गुर्बत में मारा गया। जंग प्लासी और बक्सर की लड़ाई के किरदारों के बारे में जो कुछ भी आपने ऊपर सुना है, मैंने विलियम डैलरम्पल की किताब अनारकी से ये सारा हिस्सा लिया है। उसमें ये कोई तबसरा शामिल नहीं है कि सिर्फ तारीख़ के हक़ाइक़ इकट्ठे करके आपके सामने रख दिए हैं। अब आपका जिसे दिल करता है सिराजुद्दौला बना दें और जिसे मुनासिब समझते हैं मीर जाफ़र का लक़ब दे दें। तबसरा फ़कत इतना है कि तारीख़ी नताइज को किसी एक वाक़या या चंद शख्सियात तक महदूद करना दुरुस्त नहीं। सिराजुद्दौला किसी कौमी मकसद के हसूल की खातिर जंग लड़ रहा था, न ही मीर जाफ़र या क्लाइव किसी मशीनरी जज्बे के तहत जिहाद कर रहे थे। ये सब इक़्तिदार की ताकत और पैसे की जंग थी और वक्त तक मुसलमान इक़्तिदार से महरूम हो चुके थे, जिसकी मुख्तलिफ तारीख़ी वजूहात थीं। न क्लाइव अंग्रेज़ों का हीरो था, न सिराजुद्दौला मुसलमानों का। क्लाइव उस हद तक बदनाम हुआ कि उसे लॉर्ड गिद्ध कहा जाने लगा। इस बदनामी के हाथों उसने ख़ुदकुशी कर ली। मीर जाफ़र अफ़यून का आदी हो गया और बाद में जज़ाम की बीमारी का शिकार होकर मर गया। और जंग प्लासी के चंद दिन बाद सिराजुद्दौला की लाश एक दरिया से बरामद हुई। तारीख़ तो ये कुछ बताती है, बाकी आप और मैं अपने हीरो या विलन का इंतखाब करने में आज़ाद हैं और जिसे चाहें मुंतखब कर लें।